हाँ, रिकॉर्डिंग को भी ठंड लग रहा है। चलो, नहीं अभी ठीक है। ओके, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। कह सकते हैं हम लेक्चर नंबर हमारा 6 है, लास्ट ही है आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर। ठीक है, सो ये सब हम कर चुके थे। वीक रीचैटलियर हमने कर लिया, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमारा हो गया था। आई थिंक सो वी आर ऑन दैट टॉपिक। हम बात कर रहे थे टाइट्रेशंस की, है ना। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने कर ली थी। इंडिकेटर से करना है ना हमें। कहाँ से करना था? इक्विवेलेंस पॉइंट और इंडिकेटर से, या सॉल्युबिलिटी से ही करना है सीधा? इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया था। यस, विच वन? अच्छा ठीक है, बस फिर सॉल्युबिलिटी रह गया। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इंडिकेटर वो होता है, सो लेट्स डिस्कस वंस अगेन। इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो बेटा इंडिकेट करे, क्या इंडिकेट करता है वो? एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। कि अब जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका एंड पॉइंट आ चुका है। और एंड पॉइंट वो कैसे इंडिकेट करता है? बाय चेंजिंग देयर कलर, उसके कलर को चेंज करके। और कुछ कॉमन एसिड बेस्ड इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, डेट इज फिनोल्फेथैलिन और मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों एज अ एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, जिसमें हम उसको बोलते हैं फिनोल्फेथैलिन है और मिथाइल ऑरेंज है। ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं दैट आर सम कॉमन इंडिकेटर्स। उसके बाद आता है बेटा लास्ट टॉपिक, ये हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है? कि सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब होता है कि मान लो एक सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में आप कितना डिसॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में कितनी हद तक डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि आई कैन डिसॉल्व 5 स्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, दैट मीन्स वो उसकी सोल्यूबिलिटी पावर ही इतनी है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट, वो मैक्सिमम अमाउंट जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? लेट मी ऑन द माइक्स एज वेल। ठीक है, मैं माइक की परमिशन भी दे देती हूँ, आराम से बोल भी सकते हो आप। यस, कौन बताएगा मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? हम कोई भी सॉल्यूशन में जैसे कि एक वाटर लिया, उसके शुगर डालते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब वो बिल्कुल सैचुरेट मतलब फुलफिल हो जाएगा पूरा, तो उसके बिल्कुल। आगे हम कुछ भी उसके ऐड बाद हम करने को डिसॉल्व मिक्स कर नहीं देंगे। होगा। हाँ, वेरी गुड that रंजित। contain maximum number of solute. हाँ बिल्कुल सही। कि एक ऐसी पोजीशन आ जाना या एक ऐसी स्टेट आ जाना जिसपे आप उसमें फर्दर और सोल्ट या शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते, या कुछ भी जो आप डिसॉल्व कर रहे हो वो अब और फर्दर डिसॉल्व नहीं हो पाता, दैट वुड बी कंसिडर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जितना इसमें डिसॉल्व हो सकता था वो हो चुका है, दैट कंसिस्ट। तो सोल्यूबिलिटी क्या है? कि कितना मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। यूनिट इज मोल पर लीटर। और इसकी यूनिट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन ग्राम्स पर लीटर। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ग्राम पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मोल पर लीटर में भी हम इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो है सॉल्ट जो है, दैट आर ऑफ 3 कैटेगरीज। हमारे पास 3 कैटेगरी के सॉल्ट आते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहला क्या होता है हमारे पास? कि कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 में क्या आता है? एक सेकेंड, ये कौन सा बच्चा है? मधु, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। लिंक तो वर्क कर रहा है ना? यस मैम, वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो अभी तो इतने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, फिर इसको क्यों नहीं क्लास में ज्वाइन हो पा रही है? चलो। देखो, अब हमारे पास बेटा सॉल्ट की 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है? सोल्यूबल, कि वो प्रॉपरली सोल्यूबल है। जैसे कि सॉल्ट इन वाटर प्रॉपरली सोल्यूबल हो जाता है, सोल्यूबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर रहती है। कैटेगरी 2 क्या होती है? स्लाइटली सोल्यूबल, बहुत कम अमाउंट में वो सोल्यूबल होता है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में ये सोल्यूबल होगा। तो इसकी सोल्यूबिलिटी रेंज क्या रहेगी? 0.01 मोलर से लेके
1 मोलर तक, 0.01 मोलर से लेके 0.1 मोलर तक। और कैटेगरी 3 क्या होगी हमारे पास, स्प्रैंगली सोल्यूबल। स्प्रैंगली सोल्यूबल मींस 50-50 ले लो आइडिया कि कुछ सोल्यूबिलिटी वो शो कर रहा है, कुछ सोल्यूबिलिटी शो नहीं कर रहा। सो इन दिस केस सोल्यूबिलिटी वुड बी लेस देन 0.01 मोलर। तो हमारे पास 3 कैटेगरी, एक तो प्रॉपरली सोल्यूबल और एक बहुत लेस सोल्यूबल कह सकते हो आप, ठीक है, और एक क्या होते हैं स्प्रैंगली सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल से थोड़ा ज्यादा सोल्यूबिलिटी ये शो करते हैं, ठीक है। दिस इज कैटेगरी 3। अब उसके बाद एक और चीज आती है बेटा, केएसपी यानी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी आयंस की इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, दैट रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द आयन। मींस जैसे मान लो यही एग्जांपल है PbCl2, तो ये क्या देता है, लेड 2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन नेगेटिव। तो इसकी केएसपी वैल्यू क्या होगी, इसका आयन का कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव, इसकी जो ये है क्या कॉफिशिएंट, इसका वो पावर में चला जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो केएसपी इज इक्वल टू Pb2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव का स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जो क्या होता है रेज टू अ पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ आयन। and what on which it depends only on temperature for a particular salt। ये होती है इसकी KSP वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। PbCl2 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सॉल्ट और लिक्विड को तो हम वैसे ही नहीं कंसीडर करते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसकी KSP वैल्यू यही रहेगी। अब KSP वैल्यू का फुल क्या आ जाएगा डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, एंड दैट रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द आयन। वो अगर मैं NaCl ही बोलूं, NaCl विल डिसोसिएटेड इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो KSP आप सीधा लिखोगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो नो नीड टू रेज टू द पावर। दिस इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब सोल्यूबिलिटी के प्रोडक्ट के साथ ही बेटा एक टर्म आती है आयोनिक प्रोडक्ट यानी KIP। अब देखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का कैसे रहेगा, बात वही है। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ आयन। सेम बात है लेकिन डिफरेंट कहाँ आएगा, जैसे हमने KP और QP की टर्म पढ़ी थी, दोनों में क्या डिफरेंस था, कौन बताएगा मुझे। एक हमने KC पढ़ा था और एक QC पढ़ा था, तो मैंने उस टाइम पे दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। सो व्हाट वाज द डिफरेंस, हूज गोना जो टेल मी। यस नंदिता। जो क्यूसी होता है हम वो किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, बट जो केसी होता है वो कांस्टेंट टर्म पे निकाला जाता है। बिल्कुल सही। केसी बेटा इक्विलिब्रियम पे ही हम निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज केसी। और क्यूसी का क्या मतलब है, किसी भी वैल्यू पे। तो इसमें भी यही सेम बात है कि केएसपी होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जब आप सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हो, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज केएसपी। और केआईपी आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम सोल्यूबिलिटी निकालते हैं एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालते हो तो दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड KIP। और अगर हम इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, KSP। क्लियर। अब देखो एक कंपैरिजन करते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एप्लीकेबल होता है सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, KSP is applicable to only saturated solution and it measure the maximum amount of ions that the solution can dissolve। और ये हमें क्या देता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन देता है कि कोई सॉल्यूशन जो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। इट मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस दैट द सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व, कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस कोई सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने डिसॉल्व हो सकते हैं, दैट इज KSP। और KIP क्या होता है, KIP दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चाहे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये मेजर करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है, हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, हम उसको क्या कह सकते हैं, KIP, ठीक है। और KSP क्या था, ये मेजर करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस, कितने ऐसे आयंस हैं जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकते हैं, कितने ऐसे आयंस हैं जो क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे और हमारे पास
आयनिक प्रोडक्ट में क्या आ जाता है कि आयंस है कितने, टोटल आयंस कितने हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन KSP एंड KIP. मधु अभी हो गया ज्वाइन, क्या प्रॉब्लम आ रही थी बेटा? कहा मधु ने कर लिया ज्वाइन? हाँ, क्या हो गया था? मैम पता नहीं क्या हो रहा था. अच्छा चलो कोई बात नहीं. सो दिस इज द थिंग. ओ कहाँ है हमारे मॉनिटर साहब, कहाँ है? कौन था हमारा मॉनिटर? याद नहीं आ रहा मेरे को. संस्कार था. वर्क डन, ठीक है, गुड. संस्कार इज वेरी क्या कह सकते हैं हम उसको, डेडिकेटेड है वो, मेरे कहे बिना ही कर लेता है काम. वेरी गुड बेटा. अब देखो केस 1 हम लेंगे, 3 केसेस लेंगे कि अगर हमारी KSP वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू KIP, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा एंड मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व. ऑब्वियसली बात है, अगर अनसेचुरेटेड है तो अभी आप और चीजें ऐड कर सकते हो एंड देयर इज नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो वहां पे कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होती. अगर इक्वल है दोनों तो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड होगा एंड नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी. और अगर हमारी KIP यानी KIP ज्यादा है एज कंपेयर टू KSP, तो सॉल्यूशन इज होल्डिंग मोर सॉल्ट, तो सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्ट होगा. वो मतलब जरूरत से ज्यादा सॉल्ट ही होल्ड करके बैठा है, जिसको आप फर्दर और डिसॉल्व करोगे तो इस केस में क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेशन. ठीक है, और ये सॉल्यूशन भी आप इसको बोल सकते हो अनसेचुरेटेड नेचर का ही होता है. तो अगर KSP ज्यादा है तो अनसेचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, दो चीजें. दोनों इक्वल है तो सेचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म. और अगर हमारा KIP बड़ा है KSP से तो हम क्या बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन उसमें बनती है और सॉल्यूशन कैसा होता है, अनसेचुरेटेड. क्लियर ये बात सबको? यस, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? सो दिस इज द एंड ऑफ योर इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल शो कॉमन आयन इफेक्ट. इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो कॉमन आयन इफेक्ट को शो करेंगे? तो जैसे कि देखने से ही आइडिया लग रहा है कि इसमें मल्टीपल आंसर जो हैं हमारे करेक्ट हो सकते हैं, है ना. देखने से ही हमें आइडिया लग रहा है कि मल्टीपल आंसर हमारे करेक्ट होंगे या नहीं. क्या लगता है? अगर मैं बोलूं मुझे देखने से आइडिया लग रहा है कि मल्टीपल आंसर करेक्ट होंगे तो वो सही बात है या एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा? बताओ. मैम एक ही ऑप्शन सी. यस, चलो मैं पोल रेस करती हूँ. अपना आइडिया वहां लगाना कि मल्टीपल है. अब अगर पोल रेस हो रहा है तो उसमें तो सिंगल आंसर ही कर सकते हो, है ना. हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड नंदिता. पोल में आंसर करेंगे. ठीक है, कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. लेट मी रेज द पोल इटसेल्फ. यस, वेरी गुड. अरे वेरी गुड, काफी बच्चों का सही आंसर है. ओ एब्सोल्युटली, अभी तक किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया. हाँ, एक ने दे दिया, नजर लग गई उसको. ठीक है, वेरी गुड, गो फॉर द राइट आंसर बेटा, वेरी गुड, फटाफट से. सो यस, देयर आर 8 votes to option number C and 1 vote to this ऑप्शन A. सो 8 वोट्स के साथ हमारा C जो है विनर है. अब हम देखते हैं हमारा विनर सही है या नहीं. तो हमारा विनर जो है वो करेक्ट ऑप्शन B है. हाउ वी कैन जस्टिफाई इट, ये सही है. ठीक है, आई एग्री विद दिस कि हमारा इसका आंसर जो है वो ऑप्शन C होगा. बट ऑन विच बेसिस? यस, क्या रहेगा हमारा, ये वाला क्यों नहीं हुआ? ऑब्वियसली इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है. फर्स्ट वाला तो बनता ही नहीं क्योंकि कॉमन, लेकिन कॉमन आयन क्या है, बेरियम 2 भी तो कॉमन हो सकता था. अगर मैं बोलूं बेरियम क्लोराइड में यहाँ पे बेरियम 2 पॉजिटिव आएगा
और दूसरा बेरियम नाइट्राइड से बेरियम 2 पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये भी तो कॉमन आयन इफेक्ट शो कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? कौन मेरे को समझाएगा कि सी ही क्यों आंसर करेक्ट है? हु विल लेट मी नो? ये तो ठीक है 9 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करा, कि 10 स्टूडेंट्स ने बल्कि वोट करा है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या मुझे कोई एक सिंगल पर्सन भी बता सकता है हाउ द सी ऑप्शन इज करेक्ट? एनीवन? उस 10 में से कोई एक बच्चा आंसर कर सकता है कि क्यों करेक्ट है ये? मैम अगर हम जो बाकी 3 ऑप्शन है, हम उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, बट जो हमारा सी ऑप्शन है, अगर उसको हम वाटर में डालते हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे, और वो जो मतलब दोनों ना मतलब NH मतलब NH4OH जिसका सॉल्ट है NaOH, इसलिए देखो इसमें हमारे पास क्या है कि कॉमन आयन है इनमें OH नेगेटिव। हमने उसमें क्या बोला था कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ये कंडीशन रखी थी ना। मैंने क्या बोला था, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो हमारे पास NH4OH क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा, और ये NaOH क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें BaCl2 तो हमारा सॉल्ट ही है, ये ना तो एसिड है ना बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में नहीं आएगा। NaCl भी हमारा सॉल्ट है, तो दैट वुड ऑल्सो नॉट कंटेन इन दिस कैटेगरी। NaCN भी हमारे पास सॉल्ट की तरह एक्ट करता है, तो इन सब में इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह सॉल्ट्स ले रखे हैं, तो सॉल्ट सीधा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं शो करते, इलेक्ट्रोलाइट शो करते हैं। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलता है, देन इट विल शो common ion effect. So that's why our correct answer would be option number C. ठीक है, चलो अब हमें निकालना है what is the pH of 0.50 molar aqueous NaCN solution. pH आपको निकालना है, C की वैल्यू दे रखी है, pKb की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, और log की भी वैल्यू दे दी उन्होंने कि अगर आपको log चाहिए हो तो आप log की भी वैल्यू निकाल सकते हो। So go for this question. एक बारी सोच समझ के करेंगे इसको, रैंडमली किसी ने आंसर नहीं करना। आपको इसका फॉर्मूला पता है कि क्या होगा, तो एक बारी सोच समझ के आंसर करेंगे हम। लेट्स गो फॉर इट। लेट मी जस्ट रेज द पोल, देखते हैं कौन बच्चा इसको कर पाता है। थोड़ा सा सोच के समझ के आंसर करेंगे। दो तीन बच्चे पहले आंसर करो, फिर हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि कौन सा लगेगा। ओके, दो वोट्स आई हैं अभी तक, एक वोट हम कह सकते हैं एक बच्चे की सही है, एक की गलत है, तो हम मौका देंगे किसी एक बच्चे को एक्सप्लेन करने का भी, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स कि बाकी के बच्चे भी कर लें। आपके पास टाइमिंग है 30 तक की, ओनली अप टू 30 यू कैन डू, फिर पूरे 30 पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, फटाफट से सोच के थोड़ा सा ट्राई करो करने का। यह संस्कार का हुआ, ठीक है, तीन तीन बच्चों का तो हो गया है, जिसमें से एटलीस्ट टू स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड फॉर दैट।
Only 3 votes I got till now. One minute to go, only 1 minute. और काफी बच्चों ने राइट आंसर देना शुरू कर दिया है. That's great. 4 स्टूडेंट्स का राइट आंसर है. वेरी गुड. Last 1 minute. Five votes to right answer. Very good. Now raise your hand. Who will explain this question and answer? कौन इसका explanation बताएगा? Yes, at least 5 votes हमारी सही आई हैं. तो उनमें से 5 बच्चे तो ऐसे हैं ना जिन्होंने सही आंसर दिया है. या they just randomly click on the right answer, or anybody just take the help from the Google. Yes, who's gonna tell me कि how we can do this question? कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन? कोई बच्चे बताएगा? Yes, नंदिता absolutely correct है बेटा आंसर, but how? आंसर करेक्ट है. काफी बच्चों ने बी ऑप्शन को क्लिक करा है, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन ही रहेगा. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बट विच फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? हमें विच निकालना है. हाँ बोलो बोलो. 1/2 ब्रैकेट पी के बी माइनस log c. यहाँ पे पी के बी की वैल्यू डाल देंगे 4.7 और log की वैल्यू हमें एकदम दे रखी है, वो पुट करके फिर हम इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर. और फिर वेरी गुड. हमारा जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा. फिर हम इसको 14 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.5. वेरी गुड. तो ये हमारे पास पीओएच निकालने का फॉर्मूला था 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी. पीकेबी बेटा 4.7 दे रखा है. लॉग 0.5 है. 0.5 मीन्स इसको हम 5/10 कर सकते हैं. 1/2. ठीक है, तो आप 1/2 के अकॉर्डिंग log 2 की वैल्यू लोगे. दिस वन 1/2. तो ये क्या हो जाता है? माइनस log 1/2 था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log m/n कैन बी कंसिडर्ड एज log m प्लस log n. तो हम इसको प्लस का log 2 मेंशन करेंगे. माइनस log 1/2 है, तो दैट वुड बी कैन बी रिटन एज log 2 प्लस का log 2. तो log 2 की वैल्यू आपको 0.3 दे रखी थी. यहाँ से पीओएच की वैल्यू आपके पास क्या आई? 2.5. तो आपको तो पीएच निकालना था 11.5. यहाँ पे हमने देखो एक वो भी चीज ध्यान करी थी. वीक बेस का सीधा डायरेक्टली पीएच नहीं निकलता. NaCN क्या है हमारे पास? वीक बेस. तो हमने ये एक लाइन पढ़ी थी कि वीक बेस का डायरेक्टली पीएच हम नहीं निकाल सकते. पहले हम उसकी पीओएच वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट हाफ ऑफ पीकेबी माइनस ऑफ लॉग सी. हाफ ऑफ पीकेबी माइनस लॉग सी से. तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज दिस वे. क्लियर है ये सबको? इस तरह से हमारा जो आंसर था दैट वुड कम्स टू बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, और इस इक्वेशन को हम ऑस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ भी कहते हैं. गॉट इट? यस मैम. चलो, अब ये तो बहुत इजी है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अपॉन हाइड्रोलिसिस सोडियम कार्बोनेट द रिएक्शन टेक्स प्लेस. सोडियम कार्बोनेट जो है अपॉन हाइड्रोलिसिस क्या देगा? तो इसके लिए हम पोल रेज करते हैं. सोडियम कार्बोनेट अपॉन हाइड्रोलिसिस. सोडियम कार्बोनेट है अब हमारे पास, वो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या देगा? लेट मी जस्ट रेज द पोल फॉर दिस. सोच समझ के करना, क्योंकि सब में सोडियम भी और कार्बोनेट भी है, तो यही कंफ्यूजन होती है. सोडियम आना चाहिए या कार्बोनेट आना चाहिए?
एक बारी कार्बोनेट और 2 में है। अब ये भी ध्यान रखना है वाटर के साथ आना चाहिए या फिर H पॉजिटिव के साथ आना चाहिए, और सोडियम किसके साथ आना चाहिए, वाटर के साथ या OH नेगेटिव के साथ। तो डू इट वेरी केयरफुली। सोच समझ के आंसर करो इसका। एक बच्चे ने वोट तो किया है, कोशिश करिए, बट वो करेक्ट नहीं है। ओके, वोट्स तो सही जा रही हैं, मतलब डाइसी सा चल रहा है बच्चों को। सोडियम और कार्बोनेट के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अभी तक हमारी जो है वैसे 50% वोट्स गलत है, बाकी 100% मतलब ऐसे है कि अगर मैं बताऊंगी तो अब चलो सारे बच्चे उसी को वोट करेंगे। डिस्कस तो करना ही है, देखते हैं। देखो 3 वोट्स मिली है बेटा ऑप्शन ए को, 3 वोट्स टू ऑप्शन ए एंड 6 वोट्स टू ऑप्शन सी। तो इसमें से आपने विनर तो सी को चूज किया है, तो मैं बोलती हूँ कि क्या विनर करेक्ट है। तो विनर हमारा करेक्ट भी है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कौन बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। NaCO3 क्या रहेगा बेटा, NaCO3। NaCO3, बिल्कुल सही। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Na2CO3। ठीक है, इसको पहले तो हम करते हैं डिसोसिएट, तो ये हमें क्या देगा, आयोन्स देगा, 2Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो ये जो आयन है पॉजिटिव आयन केटायन, तो हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग केटायन जो होते हैं ना वो जनरली हाइड्रोलाइज नहीं होते, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन नॉट हाइड्रोलिसिस। तो इस चीज को तो हम Na पॉजिटिव केटायन है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये तो अंडरगो होगा, दे विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये क्या होता है हाइड्रेशन में सपोर्ट करता है। तो बचा क्या आपके पास, CO3 2 नेगेटिव। तो CO3 2 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में HCO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। सो दिस वुड बी द आंसर, CO3 2 नेगेटिव एंड वाटर इज द करेक्ट आंसर। देखा, हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन हम उसी के बेस पे कर रहे हैं। पहले हमने POH वाला क्वेश्चन करा, एक हमने कॉमन आयन इफेक्ट वाला करा, एंड दिस वन वुड बी द अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते, वो हाइड्रेशन करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज डैश इन नेचर। अमोनियम क्लोराइड है, अब देख लेना ये बफर के बेस पे लग रहा है, अमोनियम क्लोराइड है या फिर वो जो हम कॉम्बिनेशन बनाए थे ना हमने सॉल्ट के, वीक एसिड वीक बेस, कौन सा ये सॉल्यूशन बन रहा है ड्यू टू बिहेवियर ऑफ डैश आयंस इन सॉल्यूशन। तो इसमें किसका आयन का सॉल्यूशन रहेगा, so you have to go through this। ठीक है, ध्यान से करना है ये वाला भी, मैं पोल रेस करती हूँ। ये वो 4 तरह के हमने सॉल्ट पढ़े थे, कौन कौन से बेसिक नेचर के होंगे उसके बेस पे क्वेश्चन है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। नाउ डू दिस क्वेश्चन, और संडे का टेस्ट अच्छा अच्छा करना। ठीक है, सबने देना है और कंपलसरी है टेस्ट के, ये नहीं कहना कि मैम तैयारी नहीं थी हमें कहीं जाना पड़ गया था। इतनी ठंड में किसी को कहीं नहीं जाना पड़ता है ना, इतनी ठंड में तो कौन कहीं जाएगा।
ओके, 5 votes to option A and 1 vote to option C. 5 votes करी हमने ऑप्शन ए को एंड 1 वोट करी ऑप्शन सी को. बी और डी का तो खाता ही नहीं खुला, तो हमारे पास करेक्ट आंसर भी फर्स्ट ही रहेगा एसिडिक, यानी कि NH4 पॉजिटिव आयन. क्यों? देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, NH4Cl का. तो NH4Cl हमने कैसे बनाया होगा, सबसे पहले तो वीक बेस लिया हमने NH4OH, ठीक है, और हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl. दोनों के बीच में रिएक्शन हुई NH4 और HCl के बीच में, तो ये वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गए, NH4Cl बन गया. अब हमें पता है HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है, तो इसका Cl नेगेटिव हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. वीक बेस का NH4 पॉजिटिव आयन तो करेगा ना, तो दैट्स वाई. और हमारे पास सॉल्यूशन कैसा था ओवरऑल, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का था. एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा और वीक बेस वाले केटायन करेंगे. सो दैट्स वाई आंसर वुड बी एसिडिक और NH4 पॉजिटिव आयन. तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है सबको? यस. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं टेस्ट में, इसलिए आज हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, तो अच्छे से करना है. अच्छा, ये एक क्वेश्चन करते हैं अब हम. कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोलर CH3COONH4. Kb वैल्यू आपको अमोनिया की दे रखी है और Ka वैल्यू एसिटिक एसिड की दे रखी है. pH निकालना है. Kb माइनस Ka वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हिंट भी दे दिया मैंने. यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ Kb माइनस Ka वाला. तो लो 2-3 मिनट और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है. आई एम जस्ट रेजिंग दिस पोल. मैंने हिंट दे दिया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है यहाँ पे. वो किया था ना जब आप कह रहे थे कि मैम वीक वीक एसिड और वीक बेस है तो न्यूट्रल होगा, फिर मैंने कहा था कि न्यूट्रल नहीं होता, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो pKa और pKb वैल्यू पे डिपेंड करती है. तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रॉपर फॉर्मूला मैं नहीं बता रही, देखो ट्राई करके, ठीक है. आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, जस्ट डू इट. फटाफट से आंसर आ गया है एक बच्चे का. डू इट. यस, 2 मिनट मैंने और देने हैं, सिर्फ 2 मिनट. काफी बच्चों ने इसको वोट किया है न्यूट्रल को. ए और सी को बहुत सारी वोट्स मिली हैं, ज्यादातर वोट्स के हकदार ए और सी ऑप्शन है. तो देखते हैं क्या है हमारे पास, ए और सी को इतनी वोट्स क्यों मिल रही हैं. देखो, चलो, ए को 8 वोट मिली है, तो मतलब ए को जिता दिया है. अकॉर्डिंग टू यू आंसर ए करेक्ट होगा, और मैं भी कहती हूँ कि आंसर ए ही होगा. फॉर्मूला देखो सॉल्व कैसे करेंगे. के ए की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵. हमने इसको ले लिया 16 इंटू 10⁻⁻⁻6. तो अब हमें पता है पीके की वैल्यू क्या होती है, 6 माइनस क्या होगा,
लॉग ऑफ क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, लॉग ऑफ के, ठीक है, जो भी लॉग ऑफ के ए की वैल्यू आई है दैट इज 16 ओनली, 10 रेज टू द पावर -6 को के ए वैल्यू क्या होती है, पी के हम क्या लिखते हैं, पी के वैल्यू कैसे थी, माइनस ऑफ लॉग के ए, तो माइनस ऑफ लॉग के ए लिख रहे थे, तो 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 को आप कैसे लिख देते हो, 6 माइनस लॉग 16, तो ये मैम चीज लिखी। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? यस मैम। मैम हम्म, के ए की और के बी की वैल्यू सेम है, अगर उसको हाँ हम डायरेक्ट भी पुट करते हैं तो नेगेटिव मतलब माइनस होगा तो वैसे ही कट जाएगा, फिर हमें लॉग हाँ, किसको solve करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर वो बट हाफ से फॉर्मूले के इंटू। अकॉर्डिंग पीके और पीके भी है ना, तो दैट्स वाई हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में कर सकते हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन नीट और जेई में मिला है तो हमें पता है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, तो हमने डायरेक्ट पुट करके 0 कर दिया। बट अगर बेटा हमें निकाल के दिखाना है, देन यू हैव टू गो फॉर द पीके एंड पीके बी वैल्यू, बिकॉज द ओके फॉर्मूला इज दिस ना, तो रहेगा तो 0 ही, लेकिन एक बार हम निकाल के जरूर दिखाएंगे, तो हमारे पास पीएच क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू सेम ही रहने वाली है दोनों की, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो पीएच की वैल्यू 7 होगी, बट फिर भी के ए की वैल्यू से आप पीके वैल्यू जरूर निकालोगे, दैट पीके इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के ए, तो माइनस ऑफ लॉग लगेगा किसका, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, तो लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो 1.6 को हमने क्या लिखा था, 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग 16 प्लस -5 है ना, अच्छा ये -6 हो गया था, -6 इंटू लॉग 10, तो लॉग 10 तो बेटा 1 होता है, तो ये 6 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और log 16 की वैल्यू आप ले लोगे, इन्होंने ये भी 2 रेज टू द पावर 4 कर दी, क्योंकि log 2 की वैल्यू कई बच्चों को लर्न होती है 0.144 होती है, तो उस हिसाब से आपने पीके ए और पीके भी निकाल लेना, एंड देन यू विल गेट कि बोथ विल बी कैंसल आउट ईच अदर, तो पीएच हमारे पास क्या रहता है, ओवरऑल 7 ही रहेगा, ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें से किसकी हाईएस्ट पीएच होगी, which of the following has the highest pH, सॉल्ट है ये ध्यान रखना है, अब सॉल्ट है, कोई सीधा साधा वो नहीं है, एसिड बेस नहीं दे रखे हमने, सॉल्ट मेंशन करे हैं, तो सॉल्ट के अकॉर्डिंग मैं पोल रेस करती हूँ, इसका आंसर देखो क्या आना चाहिए, गो फॉर इट, सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी होगी, सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग, वो चारों कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सी की, ए या सी, हाईएस्ट पीएच मतलब बेसिक नेचर का, स्ट्रॉन्ग बेस, देखो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बी होगा, CH3COO नेगेटिव के पॉजिटिव, यानी बेस तो स्ट्रॉन्ग है, KCl KNO3 ले लो, चाहे बेस के पॉजिटिव आयन है, एसीटेट आयन वीक एसिड का, मीन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो पीएच ग्रेटर देन 7 ही होगी। अब 2Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड CO3 2 Na पॉजिटिव जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो यहाँ भी पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है, बट के पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के बेस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, Na पॉजिटिव वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू के पॉजिटिव एज वेल।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम स्क्रीन भी नहीं दिख रही। यस, आई थिंक सो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। यस मैम। हाँ ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट आई एम सेइंग, देखो कि हाईएस्ट पीएच में देखो बेटा हमारे पास क्या ऑप्शन था, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे करेक्ट नहीं हो सकते। लास्ट वाले हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये एसिड नेचर के हैं, ये दोनों ही एसिड्स हैं, तो इसका तो पीएच लेस देन 7 रहेगा। अब बचे ये दोनों केसेस, इसमें दोनों ही बेस है, दोनों ही बेस है मींस दोनों का पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7 है। लेकिन Na2CO3 में क्या आ रहा है कि 2Na पॉजिटिव चार्ज है और CO3 के साथ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर 2 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका पीएच क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 7। ये मोर बेसिक हो जाता है क्योंकि इसके पास मोर नेगेटिव चार्ज वो एक्वायर कर रहा है एज कंपेयर टू एसीटेट 1। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस, इज इट यस क्लियर? मैम। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा बफर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर? इनमें से कौन से पेयर जो है वो बफर बनाएंगे? एसिडिक बफर पढ़े थे, बेसिक बफर पढ़े थे, और सॉल्ट सॉल्ट बफर हमने पढ़ा था, तो कौन सा था बफर बनाएगा, कौन सा इसमें से? बी ऑप्शन। बी? मैम यस इसके लिए मैम। हाँ बोलो। मैम इसके लिए पोल नहीं है क्या? ओ, पोल नहीं रेज किया मैंने, हाँ हाँ मैं करती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी रेज अ पोल फॉर दिस एज वेल। Yes, go for it. HNO2 and NaNO2 को वोट्स मिली हैं, सो मेजोरिटी ऑफ वोट्स गोज टू ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हमारा बी है। सो बी को हम कैसे देखेंगे, देखो बी में क्या है, वी नो दैट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस जो है वो बफर नहीं बना सकते, ठीक है, विद देयर सॉल्ट। सो ऑप्शन ए, सी और डी तो वर्कआउट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सॉल्ट के साथ बफर नहीं बनाएगा, ठीक है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी उसके सॉल्ट के साथ बफर नहीं बनाएगा। HNO3 भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक कंडीशन हम याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो सिंपल सॉल्ट के साथ बफर नहीं बनाते, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द बफर। तो बचा कौन सा हमारे पास, HNO2 और NaNO2। ऑप्शन बी HNO2 क्या है, हमारा वीक एसिड है, और सॉल्ट इसका क्या आ गया, NaNO2, सो इट कैन फॉर्म अ बफर। तो ये बफर बना सकता है, यानी एक वीक एसिड दूसरे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा, बफर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस मैम।
ठीक है, सो डेट्स ऑल वी विल डू टुडे। तो अब अपना संडे का पेपर अच्छा करना, वो जो टेस्ट है, ठीक है। तो आपको काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है।